दोस्तों परीक्षा जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। तो आज इंटरव्यू क्वेश्चन हम लेके आए हैं। 1000 वीडियोस का प्रॉमिस है तो वो पूरा करेंगे। तो टॉप 50 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे भी ये पढ़ सकते हो, पीडीएफ भी आपको कहीं से कहीं मिल जाएंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल वे से आपको हम बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको, वो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको इंटरव्यूअर को वही चीज़ बता दोगे, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे ही पूछेंगे, नहीं भी पूछेंगे, नॉलेज गेन होगा, साइड पे जाके एक काम जरूर आएगा। तो सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है, पार्ट 1 इसको हम रखेंगे। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ फ्रेश सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है, क्या होता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट? वो होता है मतलब कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट जो फ्लोएबल हो, मतलब अपने आप को ना उसमें कोई वाइब्रेटर की जरूरत पड़े, ना उसको कंपैक्शन करने की जरूरत पड़े। जहां भी आप डालो, आप फुटिंग में डालो, राफ्ट में डालो, कॉलम में डालो, वो अपने आप कंपैक्ट हो जाए, तो उसे हम सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट बोलेंगे। IS कोड 10262 2019 क्लॉज 7.2 कहता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट उसे कहेंगे हम जो फ्लोएबिलिटी टेस्ट कंप्लीट कर जाए। 4 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं जब भी ये होता है साइट पे। पॉसिबल होगा तो मैं प्रैक्टिकल आपके लिए लाऊंगा सिविल साइट विजिट चैनल पे प्रैक्टिकल टेस्ट करके। फिलिंग एबिलिटी उसकी चेक की जाती है, पासिंग एबिलिटी उसकी चेक की जाती है, फिर सेग्रीगेशन रेजिस्टेंट उसकी चेक की जाती है, और विस्कोसिटी उसकी चेक की जाती है। ये 4 टेस्ट किए जाते हैं और IS कोड 119 के हिसाब से ये किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिटेशन हाइट कितनी होनी चाहिए। देखो जब भी हम जो कॉलम होता है उसमें कंक्रीटिंग की जाती है तो कितने हाइट से हम कंक्रीट फेंक सकते हैं, मतलब 500 mm रखो। देखो 1.5 मीटर ऐसे पंप से कंक्रीट किया जा रहा है जब बूम प्लेसर से, तो 1.5 मीटर से ज़्यादा से दूर से फेंकेंगे तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो लिमिटेशन कितनी होती है हाइट डिफरेंस की? 500 mm होती है। दो कोर्स एग्रीगेट कौन सा प्रेफरेबल होता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के लिए? तो जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है 10 से 12 mm उसमें जो कपची होती है, एग्रीगेट होता है, वो यूज़ किया जाता है 10 to 12 mm। तो बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया क्या हो गया, इसको क्लियर करो। ये रेरा में बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब आप खुद का काम भी करोगे या साइड पे काम करोगे, ये काफ़ी काम आएगा। कारपेट एरिया होता है, देखो कारपेट एरिया मतलब उससे ही आइडिया लग रहा है कि जहाँ जहाँ कारपेट हमारा बिछ जाए, एक रूम है आपका कोई या घर है, जहाँ जहाँ कारपेट आपका बिछ जाएगा, मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अंदर का डिस्टेंस, जो वो एरिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कारपेट एरिया बोलते हैं। और जो बिल्टअप एरिया क्या होता है? वो होता है कारपेट एरिया प्लस जो वॉल हमने छोड़ी थी, अंदर का एरिया लिया था ना, वॉल का एरिया भी आ जाता है उसमें, डक्ट्स जो होते हैं उनका एरिया आ जाता है, और 1/2 मतलब आधा टेरेस आपको उसमें आता है, वो होता है बिल्टअप एरिया। मतलब कारपेट एरिया से 10% ज़्यादा होता है क्या? बिल्टअप एरिया। हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। कारपेट एरिया प्लस 10% वो हो गया हमारा बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या हो गया? जो बिल्टअप एरिया है वो तो है ही, लेकिन जो लिफ्ट का एरिया होता है, कॉरिडोर्स होते हैं, क्लब हाउस है, स्टेयर है, जो भी बाकी एरिया होता है, मतलब सुपर बिल्टअप एरिया सब आ गया। और जो सुपर बिल्टअप एरिया वो होता है 25% ज़्यादा होता है किससे? जो बिल्टअप एरिया होता है। ये बहुत ज़्यादा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, ये जो SSC JEE का एग्जाम था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। जो प्लेन और रिइंफोर्समेंट कंक्रीट होता है उसमें कौन सा IS कोड यूज किया जाता है? तो वो है IS 456 2000 कोड उसमें यूज किया जाता है। और IS 456 जरूर पढ़ के रखो, काफी काम आता है। जैसे साइट पे जाओगे, ये आपको साइट पे जाके बहुत काम आने वाली चीज़ है। हाउ मच इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म वर्क रिमूवल फॉर कॉलम और बीम। कॉलम और बीम की जो फॉर्म वर्क होती है उसको निकालने का टाइम सही क्या होता है? आप 24 घंटे के बाद कॉलम की निकाल सकते हो और बीम की 14 दिन बाद। क्लियर? बीम और कॉलम का क्लियर कवर। देखो कॉलम के लिए मिनिमम 40 mm आपको कवर यूज़ करना होता है, और जो हमारा बीम है उसके लिए 25 mm कवर आपको यूज़ करना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन योर होम टाउन। इस समय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है? अगर हम एक लमसम लेके चलें, पूरा घर बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस समय चल रही है, एक B क्लास का घर, इसमें 3 टाइप के घर होते हैं, क्लास A B C। एक B क्लास का घर जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसकी 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रही है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो उसको 1200 से मल्टीप्लाई, मतलब अप्रॉक्स 12 लाख रुपये आपका, 12 से 15 लाख रुपये आपका क्लास B का घर बनाने में खर्चा आएगा। जो स्टीरअप होती है
उसका क्या फंक्शन होता है कॉलम में, जो स्टीरअप्स होती हैं, रिंग जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनका होता है जो भी शेयर फोर्स कॉलम पे आती है उसको काउंटर करने, कॉलम या बीम पे जहाँ भी हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, और जो बार है वो जो सरिया है उसको पोजीशन में रखने के लिए हम किसका काम करते हैं, स्टीरअप का यूज़ करते हैं। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग हो गया। प्री टेंशनिंग पहले ही एक वर्ड से ही पता चल रहा है, किसी स्ट्रक्चर में पहले ही टेंशन प्रोवाइड करना, और पोस्ट टेंशनिंग जहाँ किसी स्ट्रक्चर में बाद में हम टेंशन प्रोवाइड करते हैं। प्री टेंशनिंग में होता क्या है, उसमें होता है पहले ही जो हमारी केबल्स होती है, टेंडेंट्स उन्हें हम बोलते हैं टेंडेंट्स, ठीक है, उनको क्या करते हैं, जिस स्ट्रक्चर में कोई बीम हम कास्ट करने जा रहे हैं तो बीम में पहले ही वो टेंडेंट्स को डाल दिया जाता है, उनको टाइट कर दिया जाता है, उनमें टेंशन प्रोवाइड की जाती है, उनको जो केबल्स हैं उसको हार्ड कर दिया जाता है, टेंशन पहले दी जाती है, उसके बाद उसमें कंक्रीट कर दिया जाता है, और बाद जो एक्स्ट्रा टेंडेंट्स होती है उनको काट दिया जाता है। लेकिन जो पोस्ट टेंशनिंग होता है उसमें क्या होता है, पहले सरिया डाल दिया जाता है, मतलब यही टेंडेंट्स स्टील ही बोलो आप, उसके बाद कास्टिंग कर ली जाती है, उसके बाद उसमें टेंशन प्रोवाइड की जाती है, उसे हम पोस्ट टेंशनिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न दैट गिव इज सर्कुलर शेप, कोई भी स्टील है जो वो ऐसे तो स्क्वायर शेप में भी आता है, लेकिन हम मोस्टली जो स्टैंडर्ड हम देखते हैं सर्कुलर शेप में हमारा सरिया आता है। क्यों वो सर्कुलर शेप में ही आता है, देखो एक सर्कुलर शेप को ऐसा माना जाता है कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक सर्कुलर शेप एफिशिएंट मैनर्स में वो करता है थ्रू आउट एरिया पे। अगर हम स्टील बार ट्रायंगुलर या क्वाड्रिल बनाएंगे तो होगा क्या, एजेस जो होंगे वो सबसे पहले फेलियर करेंगे। तभी क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है जो ट्रायंगल शेप का होता है उसे प्रिसाइसली बनाना पड़ता है, क्योंकि उसकी एजेस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसमें जाता है। क्वेश्चन है, बट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी देखने को मिलती है, उसकी मिलती है हमें 14 मेगा पास्कल। तो ओपीसी के कितने ग्रेड आते हैं, 33, 43 और 53 ग्रेड आप देखने को मिलेगा। तो हम सैंड क्यों यूज़ करते हैं, देखो बट इज़ द इफेक्ट ऑन बल्किंग ऑफ सैंड विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। देखो हर सुबह जो बैचिंग प्लांट होते हैं, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से टेक्निकल वे से की जाती है, वहाँ पे बैचिंग की जाती है, तो वहाँ चेक किया जाता है कि आज सैंड में कितना मॉइस्चर मिल रहा है, जो नया लोट आया सैंड का उसमें कितना मॉइस्चर मिल रहा है। अगर इंक्रीज होता है मॉइस्चर कंटेंट उसमें, तो बल्किंग ऑफ सैंड जो होती है वो भी इंक्रीज करनी पड़ती है मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम मेन कंस्ट्रक्टर ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल एंड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो देखो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, इनिशियल हो गया 30 मिनट और फाइनल हो गया 600 मिनट या 10 घंटे। तो इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा केमिकल, कौन सी चीज़ है जो सीमेंट में प्रेजेंट होती है, वो होती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये अगर उसमें प्रेजेंट है तो ये जल्दी, अगर इसकी मात्रा कम है तो देखो अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम है तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो जल्दी सेट होने लग पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, बट इज़ द स्टैंडर्ड मोटर मिक्सिंग रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। देखो आपने सीमेंट की जब टेस्टिंग की जाती है, छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं उसके 100 mm बाई 100 mm के, इवन 50 mm बाई 50 mm के, तो उसमें क्या रेशियो रखी जाती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, तो उसकी 1:3 उसकी रेशियो रखी जाती है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बट इज़ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो, उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है, वो होती है 30%, और IS कोड 4031 पार्ट 4 कहता है वो रेंज किसके बीच होनी चाहिए, 26 to 33% होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, अगर ज़्यादा या कम है वो सही सीमेंट नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, बट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड फॉर प्लास्टर ऑफ सेप्टिक टैंक। जो सेप्टिक टैंक होता है हमारा, उसकी प्लास्टर अगर हमें करना है तो एक अच्छा सीमेंट, रिच मोटार सीमेंट किसको कहा जाता है, 1:3 होती है, वो मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो वो हम उसमें यूज़ करते हैं। तब बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट, जो रिटार्डर यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट में, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, तो अगर इनिशियल सेटिंग टाइम आपको ज़्यादा करना है, मतलब ऐसे हमारा कितना होता है 30 मिनट, उसको अगर ज़्यादा करना है, उसको 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, तो उसमें हम रिटार्डर्स डाल देते हैं, और रिटार्डर वो क्या करते हैं, उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं। अगर बाई चांस क्या होता है, देखो टीएम हमारा दूर जाना है, कंक्रीटिंग दूर हो रही है, या कुछ फॉल्ट आ गया कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा सीमेंट जो है वो कंक्रीट जो है सेट नहीं हो जाए जल्दी, तो उसमें हम रिटार्डर्स डाल देते हैं।
तो रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, तो आपका जो लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो उसको हम कहते लगते हैं कम से कम आपकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो भी उसकी विड्थ आप रख रहे हो, आप उसकी विड्थ रख रहे हो 6 फुट, तो आपकी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 12 फुट। अगर आप उसकी लेंथ मैक्सिमम लेंथ कितनी रख सकते हो 4 गुना विड्थ से। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी हिसाब से उसको डिज़ाइन करना होता है। मिनिमम लेंथ रखनी है 2 इंटू विड्थ, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ रखनी है 4 इंटू विड्थ। बट इज द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन एग्रीगेट। क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है बिल्डिंग स्टोन एग्रीगेट की, वो होती है आईएस कोड कहते हैं 100 मेगा पास्कल। व्हाट काज द डिजीजेज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर, क्या काजेज होते हैं ड्राई रॉट जो टिम्बर में होता है। इसमें मैं अलग वीडियो लाऊंगा कि टिम्बर का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी में बहुत आता है। लैक ऑफ वेंटिलेशन कॉज ड्राई रॉट इन टिम्बर। अगर किसी स्टोर में आपने जो टिम्बर रखे हैं सूखने के लिए, उनकी सीजनिंग हो रही है, तो उसमें अगर वेंटिलेशन अच्छे से नहीं है, उसमें ड्राई रॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बट इज़ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर। कोई भी एक टिम्बर है, किसी भी चीज़ की लकड़ी है, उसको सीजनिंग हो चुकी है, उसको सुखा दिया गया 1 साल रखा 2 साल, तो उसमें परसेंटेज कितनी रख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट की, कितनी अच्छी होनी चाहिए, 10 से 12% उसमें है तो वो ठीक है। बट इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट क्लास टिम्बर, उसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है फर्स्ट क्लास टिम्बर की 10 साल। 10 साल से मतलब ज़्यादा ही होती है। बट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 20%। 20% से ज़्यादा अगर वो करती है, वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, सेकंड या थर्ड क्लास ब्रिक होगी। अभी ये इतना मैं रखता हूँ पार्ट 1 के लिए। टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमारा पार्ट 1 है, उसमें हम इतने इंटरव्यू क्वेश्चन रखते हैं। बाकी इंटरव्यू क्वेश्चन में कल जो वीडियो आएगी उसमें बात करूंगा। बाकी हमारी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, 20 से 30 वीडियोस आ चुकी हैं, अभी 1000 वीडियोस तक हमें जाना है। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो ऑफिशियल वर्टिकल चैनल है सिविल साइड विजिट, उस पर विजिट करिए। थैंक यू।